हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल विद्यार्थी ज्ञान। फ्रेंड्स, आज हम बीएफए में से मॉड्यूल ए का चैप्टर नंबर 8 का पार्ट 2 देखने वाले हैं। ये आपका लास्ट पार्ट होगा इस चैप्टर से रिलेटेड। रोल ऑफ एग्जिम बैंक, आरबीआई, फेमा एंड फिडाई से रिलेटेड। लास्ट के वीडियो की बात करें तो उसमें हमने एग्जिम बैंक्स के रोल, फंक्शंस एंड फैसिलिटी के बारे में समझ लिया था। प्रोडक्ट ऑफ एग्जिम बैंक कौन कौन से हैं ये समझ लिया था। आज जो हम पढ़ने वाले हैं कि आरबीआई का रोल, एक्सचेंज कंट्रोल रेगुलेशंस, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, फेडाई रोल एंड रूल्स, एडीआर, जीडीआर, एफसीसीबी एंड एफसीईबी, ये सारे टॉपिक्स का डिस्कशन हम करेंगे। आज जो हम फर्स्ट टॉपिक का डिस्कशन कर रहे हैं उसमें से आपका है कि आरबीआई के रोल एंड एक्सचेंज कंट्रोल रेगुलेशंस के बारे में। देखिए, यदि आरबीआई की बात करें कि उसके क्या क्या फंक्शंस है, क्या क्या रोल्स है, तो रोल बहुत है, ठीक है। क्योंकि आरबीआई देश का सेंट्रल बैंक है, ये बैंकों का बैंक है, बहुत सारे इसके फंक्शंस है। बहुत सारी चीजों पे हम यहाँ नहीं जाना है। यहाँ जो आपको पढ़ना है वो आपका है कि फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड जो रोल है इसका आरबीआई का, उसके बारे में डिस्कस करना है, ठीक है। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया being the central bank of country is empowered under the statute to control and regulate the foreign exchange reserves and policies related to international trade, inflow outflow of foreign exchange, so as also uh, देखिए, आरबीआई रोल एंड एक्सचेंज कंट्रोल रेगुलेशंस, यहां हम बात करेंगे आरबीआई के क्या क्या रोल है, लेकिन किस पर्सपेक्टिव में। यहां पे जो होगा वो फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड जो रोल्स है आरबीआई के, उसके बारे में बात होगी। ऐसे आरबीआई बीइंग अ सेंट्रल बैंक, बहुत सारे रोल्स हैं, लेकिन उस पे हम नहीं जा रहे हैं। ये बैंकों का बैंक है, बहुत सारी चीजों को ये देखता है, लेकिन यहां सिर्फ बात होगी फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड इसके क्या रोल है उसके बारे में फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए, Reserve Bank of India, being the central bank of country, is empowered under the statute to control and regulate the foreign exchange reserves and policy related to international trade, inflow outflow of foreign exchange, as also has supervisory power over the person authorized to deal in foreign exchange। क्या क्या रोल्स है कि पहली बात है कि आरबीआई जो है सेंट्रल बैंक होने के नाते इसे एम्पावर्ड किया गया है कि ये रेगुलेट करे, है ना, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो इंडिया में है उसे रेगुलेट करे, उसे मेंटेन किया जाए सही से। पॉलिसी भी फ्रेम करे इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड। अब देखिए, इंटरनेशनल ट्रेड जो होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, उससे रिलेटेड जो पॉलिसी है डीजीएफटी के द्वारा फ्रेम किए जाते हैं। लेकिन यहां पे बात हो रही है कि फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है उसका जो कंट्रोल है वो आरबीआई के द्वारा किया जाएगा। इनफ्लो आउटफ्लो ऑफ जो करेंसी है उसको फिर ये देखता है। और क्या है कि सुपरवाइजरी रोल भी निभाता है, जिसमें कि ऑथराइज्ड डीलर, ऑथराइज किया जाता है ऑथराइज डीलर को, ताकि वो फॉरेन एक्सचेंज को अच्छे से डील करे। कहने का मतलब ये हो गया कि जो फॉरेन एक्सचेंज में डील करता है उसके लिए इंपावर्ड जो किया जाता है वो आरबीआई के द्वारा किया जाता है, जो ऑथराइज डीलर होते हैं, ठीक है। ऑथराइज डीलर के बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है। देखिए आगे, it has the responsibility of maintaining the external value of rupee। दूसरे करेंसी के मुकाबले जो रुपीज का वैल्यू होता है उसे भी मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होता है वो आरबीआई के पास ही होता है, ठीक है। ओवरऑल तो गवर्नमेंट के पास होता ही है, लेकिन आरबीआई इस चीज को देखता है, ठीक है। एंड कैन दस इशू इंस्ट्रक्शंस ऑन द सब्जेक्ट ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसलिए अपना जो है सो ये क्या करता है, इंस्ट्रक्शन जारी करता रहता है समय समय पर, ठीक है फिर। अब देखिए, एक्सचेंज कंट्रोल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। एक्सचेंज कंट्रोल की बात करें, मींस है कि एक्सचेंज कंट्रोल किसका, फॉरेन एक्सचेंज का जो कंट्रोल है उसकी यदि बात करें तो ड्यू टू सीवियर कॉन्स्टेंट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बिफोर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर विद द डिफेंस ऑफ इंडिया रूल 1935, डीआई रूल जिसे बोला जाता है 1935, इशूड एज लेजिस्लेशन। पहले की बात करें शुरू से, अभी तो फेमा एक्ट है, फेमा एक्ट के तहत चीजों को बताया गया है कि किस प्रकार से फॉरेन एक्सचेंज में डील किया जाना चाहिए। उससे पहले फेरा एक्ट था, लेकिन उससे पहले यदि बात करें तो सबसे पहले जो इससे रिलेटेड जो रूल थे जो फॉरेन एक्सचेंज को कंट्रोल करता था वो रूल फ्रेंड था डिफेंस ऑफ इंडिया रूल। कौन सा रूल था, डिफेंस ऑफ इंडिया रूल। ये क्यों महसूस हुआ आखिर में, इससे रिगार्डिंग रूल बनाने की महसूस क्यों हुआ, तो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है उसके बाद ऐसा देखा गया जनरली कि बहुत ज्यादा प्राइस जो है सो चीजों का बढ़ गया। अब जहां पे जिस कंट्री के पास ज्यादा इंपोर्ट करना होता है, जैसे क्रूड ऑयल है, इंडिया की बात करें तो बहुत ऐसी चीजों को जो इंपोर्ट करना है तो उसके लिए हमें ज्यादा पेमेंट करना पड़ता था, और वो चीज फॉरेन
करेंसी में ही करना होता है। इस वजह से ये महसूस किया गया कि जो फॉरेक्स है, जो फॉरेन रिजर्व है, उसे अच्छे से मेंटेन किया जाए, जिसके वजह से डिफेंस ऑफ इंडिया रूल 1935 लाया गया। समझ में आ गया। अब लेटर ऑन बाद में यही रूल जो है इन 1973 द रूल्स वेयर मॉडिफाइड एंड इंट्रोड्यूस्ड एज एन एक्ट, फेरा एक्ट 1973। अब ये फेरा एक्ट में इसे कन्वर्ट किया गया, फेरा एक्ट के रूप में ये मॉडिफाई किया गया, ठीक है। और वो फिर फेरा एक्ट जो है कब से लागू हुआ है कि 1 जनवरी 1974 से ये लागू हुआ, फेरा एक्ट 1973, ठीक है। फिर बाद में क्या हुआ कि फर्दर विद द ओपनिंग ऑफ द इकोनॉमिक, ओपनिंग ऑफ इकोनॉमिक मींस क्या हो गया कि जब इकोनॉमी को क्या किया गया, मतलब एलपीजी जब आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया, उसके बाद फेरा एक्ट को रिप्लेस कर दिया गया, है ना, रिपील कर दिया गया, इसे खत्म कर दिया गया, एंड अ न्यू एक्ट नेमली, जिसका नाम क्या था, फेमा, फेमा एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 वाज इंट्रोड्यूस्ड विद इफेक्ट फ्रॉम कब, 1 जून 2000 से ये लागू हो गया। बात समझ में आ गया। तो सबसे पहले जो फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड जो रूल्स थे वो क्या थे, वो जो रूल था वो डीआईआर रूल था, डिफेंस ऑफ इंडिया रूल 1935। उसके बाद इसे रिप्लेस करके फेरा एक्ट आया 1973, फेरा 1973 जो कब से शुरू हुआ, 1 जनवरी 1974 से, और इसे भी रिप्लेस किया गया जब महसूस हुआ कि दूसरे कंट्री के साथ थोड़ा सा लिबरलाइज होना है फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड। एक्चुअली क्यों ये रिप्लेस क्यों किया गया, इस चीज को, फेरा एक्ट को क्यों रिप्लेस किया गया, क्योंकि फेरा एक्ट जो है ना काफी स्ट्रिक्ट था, जिसके वजह से लोगों को काफी परेशानी होती थी एक एक्सचेंज करने में, मतलब ट्रेड करने में। तो ये सारी चीजों को देखते हुए इसे थोड़ा सा लिबरलाइज किया गया, और इसके वजह से फेमा एक्ट 1999 को इंट्रोड्यूस किया गया। बात समझ में आ गई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दिक्कत नहीं है तो आगे हम बढ़ते हैं और फेमा रेगुलेशंस के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि अभी जो करंटली जो यूज किए जाते हैं वो फेमा एक्ट ही यूज किए जाते हैं, फेरा और डीआईआर जो एक्ट रूल था वो आपका एबॉलिश हो चुका है, ठीक है। एज पर सेक्शंस 11 सबसेक्शंस 1 ऑफ फेमा एक्ट 1999, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज empowered टू इशू एनी डायरेक्शन विद रिगार्ड टू फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन सिक्योरिटी। जो भी फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन सिक्योरिटी से रिलेटेड है, वो जो इंपावर्ड करता है आरबीआई को रूल्स बनाने के लिए, वो किसके द्वारा किया जाता है, कौन सा एक्ट के तहत, तो ये फेमा एक्ट ही है। फेमा एक्ट का सेक्शन 11 सबसेक्शन 1, सेक्शन याद नहीं करना है, लेकिन ये याद रखना है कि फेमा एक्ट के तहत ही आरबीआई को इंपावर्ड किया जाता है, वो जो भी डायरेक्शन इशू करते हैं, ठीक है। देखिए, यदि अंडर फेमा एक्ट 1999 आरबीआई में आफ्टर गिविंग रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड impose on the authorized persons of penalty which may extends to rupees 10,000। किस केस में 10,000 का रुपीज इसका पेनल्टी देना पड़ता है, फॉर कॉन्ट्रावेंशंस ऑफ एनी डायरेक्शंस गिवन अंडर द फेमा और फेलवर टू फाइल एनी रिटर्न अंडर दिस एक्ट। जो रिटर्न फाइल करना होता है टाइम टू टाइम, उसमें यदि उसमें यदि कॉन्ट्रावेंशन होता है, यदि उसमें उसका पालन नहीं किया जाता है, तो वैसे केस में आरबीआई के द्वारा 10,000 का पेनल्टी लगाया जाता है। लेकिन वही यदि कॉन्ट्रावेंशन उसका कंटिन्यू रहता है, जारी रहता है, तो प्रत्येक दिन के लिए 2,000 रुपीज प्रत्येक दिन के अनुसार से उसे ऐड और होता चला जाता है। समझ में आ गया। तो ये चीज जो है पेनल्टी इंपोज करने का, ये किसके द्वारा डायरेक्शंस दिया जाता है, ये आरबीआई के द्वारा दिया जाता है अंडर फेमा एक्ट, ठीक है। आगे देखिए, अंडर फेमा 1999 आरबीआई में इशू गाइडलाइंस एंड डायरेक्शंस रिलेट टू फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स, रेमिटेंस, ट्रेवल्स एंड टूरिज्म, इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, ना, रिपैट्रिएशन ऑफ फंड्स, नॉन रेसिडेंट इंडियन सेगमेंट एज ऑल्सो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट बाय इंडियन रेसिडेंट। यहां पे जो भी चीजें अभी हमने बताई, क्या कि एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है, रेमिटेंस है फंड्स का, ट्रेवल यदि कोई कर रहा है, ठीक है, ट्रेवल एंड टूरिज्म के, इन्वेस्ट यदि कर रहा है इंडिया में, है ना, तो इन्वेस्ट कर रहा है तो रिपैट्रिएशन मींस फंड्स को फिर से वापस ले जाने केस में, नॉन रेसिडेंट की बात करें, रेसिडेंट की बात करें, ठीक है। तो ये सारी चीजों में जहां भी फॉरेन करेंसी का इन्वॉल्वमेंट है, वहां पे रेगुलेशन जो है अंडर फेमा एक्ट ही आरबीआई के द्वारा किया जाता है, ठीक है। Another important task handled by Reserve Bank of India is
compilations of data related to export import trades, forex markets, non resident deposits as also international assets liability। ये सारी चीजों से रिलेटेड क्या कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स का डेटा जो है, फॉरेक्स मार्केट का जो मतलब फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड यहां बात हो रही है कि फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड फॉरेक्स मार्केट का जो डेटा है, नॉन रेसिडेंट डिपॉजिट जो इंडिया में पड़े हुए हैं, ठीक है, और असेट और लायबिलिटी क्या है पूरे कंट्री का फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड, तो ये सारी चीजों का भी रेगुलेशन किसके द्वारा किया जाता है? आरबीआई के द्वारा किया जाता है। डेटा भी मेंटेन जो किया जाता है आरबीआई के द्वारा किया जाता है। अब आरबीआई डेटा को मेंटेन कैसे करेगा? क्योंकि ये जो वर्क है, जो फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड जो वर्क है, ये मोस्टली क्या है कि ऑथराइज्ड डीलर के द्वारा देखे जाते हैं। ऑथराइज्ड डीलर जब तक रिपोर्ट नहीं करेगा आरबीआई को, वो डेटा को कैसे मेंटेन कर सकते हैं? तो इसी वजह से समय समय पर जो स्टेटमेंट होता है वो सबमिट किए जाते हैं ऑथराइज्ड डीलर के द्वारा आरबीआई के पास, ताकि आरबीआई के पास डेटा मेंटेन रहे। अब उसमें से कौन सा स्टेटमेंट है, जैसे बात करते हैं एक एक करके हम लोग। आपका एक है फीटर्स, आर रिटर्न जिसे बोला जाता है। फीटर्स का मतलब हो गया कि फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग सिस्टम। ये जो है फीटर्स, जिसे आर रिटर्न्स के बारे में सिर्फ शॉर्ट में आर रिटर्न्स आप बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है? रिटर्न ऑफ फोर्टनाइटली डेटा ऑन फॉरेक्स ऑपरेशंस बाय ऑथराइज्ड डीलर्स। जो ऑथराइज्ड डीलर है वो रिपोर्ट करेगा फोर्टनाइटली बेसिस पे आरबीआई को, किस स्टेटमेंट के द्वारा? फीटर्स स्टेटमेंट आर रिटर्न्स के द्वारा, ठीक है। फीटर्स आर रिटर्न्स के द्वारा रिपोर्ट करेगा ऑथराइज्ड डीलर, किसे रिपोर्ट करेगा? आरबीआई को, फोर्टनाइटली बेसिस पे डेटा जो फॉरेक्स ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है उसके बारे में, ठीक है। समझ में आ रहा? ये फोर्टनाइटली होगा कि कितने उसके वो जो ऑथराइज्ड डीलर है उसके पास फॉरेन एक्सचेंज का जो ट्रांजैक्शन है उसके क्या स्थिति है उसके बारे में ये फोर्टनाइटली बताता है। बेल स्टेटमेंट क्या? बेल बैलेंस स्टेटमेंट क्या है कि स्टेटमेंट शोइंग बैलेंस इन नोस्ट्रो एंड वोस्ट्रो अकाउंट। नोस्ट्रो और वोस्ट्रो अकाउंट में कितने पैसे पड़े हुए हैं, फॉरेन एक्सचेंज क्या क्या स्थिति है, इसके बारे में बेल स्टेटमेंट के द्वारा ऑथराइज्ड डीलर के द्वारा बताया जाता है आरबीआई को, ठीक है। आगे देखिए स्टेटमेंट 5 के क्या मतलब हो गया कि डेटा ऑन ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू एफसीएनआरबी अकाउंट। ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। एनआरआई जो आपका चैप्टर है उसमें कि एफसीएनआरबी अकाउंट क्या होता है, एनआरई अकाउंट क्या है, एनआरओ अकाउंट क्या है, ये सारी चीजों का डिस्कशन हो चुका है। तो वही जो एनआरआई के द्वारा मेंटेन किया जाता है आपका एफसीएनआरबी अकाउंट, तो उसमें कितने डिपॉजिट्स पड़े हुए हैं उसका भी स्टेटमेंट देना होता है ऑथराइज्ड डीलर को, बैंक को, किसे? स्टेटमेंट 5 के द्वारा आरबीआई को, ठीक है। स्टेटमेंट का नाम है ये, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपका स्टेट 8। इसमें क्या होता है कि जो एनआरई और एनआरओ अकाउंट्स में डिपॉजिट पड़ा होता है उस चीज का इंफॉर्मेशन देना होता है आरबीआई को। अगला है फ्रेंड्स एनआरडी सीएसआर। एनआरडी सीएसआर का कहने का मतलब हो गया कि नॉन रेसिडेंट डिपॉजिट कॉम्प्रिहेंसिव सिंगल रिटर्न, ठीक है। नॉन रेसिडेंट डिपॉजिट कॉम्प्रिहेंसिव सिंगल रिटर्न, ये जो है इसके लिए ये भी कंसोलिडेटेड डेटा रहता है जो नॉन रेसिडेंट डिपॉजिट्स है। नॉन रेसिडेंट डिपॉजिट्स मींस क्या हो गया कि सारे जो एफसीएनआरबी अकाउंट में पड़ा हुआ है, एनआरई अकाउंट में है, एनआरओ अकाउंट में है, जो एनआरई से रिलेटेड नॉन रेसिडेंट डिपॉजिट जितने भी हैं उसका एक कंसोलिडेटेड रिपोर्ट भेजा जाता है किसके कौन सा स्टेटमेंट के साथ? एनआरडी सीएसआर नाम है स्टेटमेंट का, इस स्टेटमेंट के द्वारा भेजा जाता है आरबीआई को। बात समझ में आ रही है? आगे देखिए इंटरनेशनल बैंकिंग स्टैटिस्टिक्स आईबीएस, ये भी स्टेटमेंट का नाम है। ये क्वार्टरली भेजा जाता है डेटा ऑन इंटरनेशनल असेट्स एंड लायबिलिटी। एक बैंक के पास टोटल कितने असेट्स एंड लायबिलिटी है ना, कितने असेट्स एंड लायबिलिटी है फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड, इसका डेटा आईबीएस के द्वारा, आईबीएस जो स्टेटमेंट का नाम है इसके द्वारा भेजा जाता है आरबीआई को, ठीक है। अगला है फ्रेंड्स स्टेटमेंट ऑन रेमिटेंस सेंट अंडर द एलआरएस फॉर रेसिडेंट। मंथली बेसिस पे इसका रिपोर्ट किया जाता है। ये क्या है? एलआरएस लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, उसके तहत जो भी रेमिटेंस किया जाता है उसका मंथली बेसिस पे रिपोर्ट किया जाता है आरबीआई को। स्टेटमेंट ऑफ ट्रेड क्रेडिट, जो ट्रेड क्रेडिट है, ट्रेड क्रेडिट क्या होता है? बायर क्रेडिट और सप्लायर क्रेडिट, दो प्रकार के ट्रेड क्रेडिट हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी। तो बायर एंड सप्लायर्स क्रेडिट जो है इसका भी डेटा मंथली बेसिस पे भेजा जाता है, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ ट्रेड क्रेडिट के नाम से, ठीक है। आगे आपका है एफईएमआईएस। एफईएमआईएस डेली डेटा ऑन फॉरेक्स डीलिंग रूम ऑपरेशंस, हमने पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा है कि जो डीलिंग रूम होता है, फॉरेन एक्सचेंज को जो डीलिंग रूम होता है उससे रिलेटेड जो भी डेटा है
है ना, जो मेंटेन किए जाते हैं डीलिंग रूम के द्वारा फॉरेक्स से रिलेटेड, वो डेटा FEMIS जो स्टेटमेंट है उसके द्वारा भेजा जाता है। ठीक है, रिपोर्ट के द्वारा भेजा जाता है। आगे है ECB 2, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोविंग 2। देखिए एक था आपका ECB, एक सिर्फ होता है ECB में क्या होता है कि जब आप एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोविंग्स के लिए रेज करना चाहते हैं फंड्स को, उसके लिए सबसे पहले RBI से नंबर लेना पड़ता है, LRN नंबर होता है वो पहले आपको लेना पड़ता है, और उसके लिए ECB जो स्टेटमेंट है ऑथराइज डीलर के पास जमा करके आपको मंगवाना पड़ता है LRN नंबर। ठीक है, लेकिन यहां पे ECB जो है ECB 2, इसमें क्या होता है कि मंथली बेसिस पे आपको रिपोर्ट करना पड़ता है। आपको मतलब क्या हो गया कि रिपोर्टिंग ऑफ एक्चुअल ट्रांजैक्शंस ऑफ एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोविंग मंथली बेसिस पे जो ऑथराइज डीलर है वो रिपोर्ट करेंगे किसे, RBI को। ठीक है, अब देखिए यहां क्या कह रहा है कि एज पर द लेटेस्ट गाइडलाइन ऑल द रिटर्न्स स्टेटमेंट्स आर बीइंग सबमिटेड टू RBI इलेक्ट्रॉनिकली बाय ऑथराइज्ड डीलर। ये सारे स्टेटमेंट ऑथराइज्ड डीलर के द्वारा, ये सारे रिपोर्ट ऑथराइज्ड डीलर के द्वारा सबमिट किए जाएंगे RBI को, वो भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स में। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये मैं समझ सकता हूं कि थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो सकता है इतने सारे याद रखने टर्म्स को, लेकिन यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसी वजह से थोड़ा सा इसमें मेहनत करके इसे याद करने की आप कोशिश करें। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं क्या है कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा एक्ट 1999 है। इसके बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि इसका आखिर में रोल आया ही क्यों, इससे पहले जो फेरा एक्ट था वो क्यों नहीं रहा, है ना। देखिए फेमा 1999 was enacted by a statute of the पार्लियामेंट के द्वारा इसे इनेक्ट किया गया, बनाया गया इसे, and was brought into force with effect from 1st June 2000 को ये इफेक्ट में आया। The act is applicable to all transactions in foreign exchange undertaken in India or by person resident in India। जो भी इंडिया में पर्सन्स हैं, जो भी यहाँ ट्रांजेक्शन्स होते हैं, उससे रिलेटेड जो रेगुलेट किया जाता है वो इसी एक्ट के द्वारा किया जाता है। ठीक है, देखिए पहले यदि बात कर ले कि अर्लियर फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973, फेरा एक्ट जो था वो पहले था, रेगुलेटेड द एरिया ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। पहले जो है फॉरेन एक्सचेंज का जो एरिया था वो फेरा एक्ट के द्वारा रेगुलेट किया जाता था, विच हैड इट्स ओरिजिन फ्रॉम द डिफेंस ऑफ इंडिया रूल, DIR रूल जो हमने बताया, इसका जो फेरा एक्ट का ओरिजिन था वो DIR रूल 1935 से था। इसका मतलब है कि सबसे पहले DIR रूल 1935 आया, उसके बाद उसे रिप्लेस करके फेरा एक्ट आया, फेरा को रिप्लेस करके फाइनली अभी फेमा एक्ट चल रहा है आपका। ठीक है, आगे देखिए एज पर द फेमा इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड। यहां बात करें कि फेमा एक्ट जो है वो क्या करता है कि जो एक्सटर्नल ट्रेड है, जो दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड होता है, उसको फैसिलिटेट करता है। वहीं यदि बात करें फेरा एक्ट की, तो फेरा एक्ट क्या करता था कि कंजर्व द फॉरेन एक्सचेंज रिसोर्सेज। वो फेरा एक्ट हर संभव ये कोशिश करता था कि फॉरेन एक्सचेंज जो है, जो फॉरेक्स है, उसे क्या किया जाए, उसे कंजर्व किया जाए, उसे बचाया जाए, ज्यादा खर्च ना किया जाए। ऐसी मानसिकता जो है वो फेरा एक्ट का था, उसमें ऐसे रूल्स फ्रेम किए गए थे। लेकिन वही फेमा एक्ट की बात करें तो ये फैसिलिटेट करता है, चीजों को फैसिलिटेट करता है ताकि ज्यादा से ज्यादा आपका ट्रेड हो सके ना। यहां पे क्या है, देखिए बहुत फर्क है। पहले क्या करता था कि सिर्फ कंजर्व करने की कोशिश किया जाता था फॉरेन एक्सचेंज को, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को पहले कंजर्व करने की कोशिश की जाती थी सिर्फ। लेकिन यहां जो फैसिलिटेट किया जाता है, फेमा एक्ट में फैसिलिटेट किया जाता है और बढ़ावा दिया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा ट्रेड हो सके। बात समझ में आ रही है? तो ये डिफरेंस है यहां पे, थोड़ा सा इसको जो है सो कह सकते हैं कि लिबरलाइज किया गया है फेमा एक्ट के तहत फॉरेन एक्सचेंज को। बात समझ में आ गई? वही बात करें कि फेमा एक्ट जो पहले था, अभी जो फेमा एक्ट है इसमें यदि कॉन्ट्रावेंशन किया जाता है लोगों के द्वारा तो सिविल लॉज इसमें एप्लीकेबल होता है, सिविल लॉज। लेकिन फेरा एक्ट की बात करें, पहले जो फेरा एक्ट था वो क्रिमिनल लॉ के तहत आता था कि जो भी कॉन्ट्रावेंशन होता है उसके तहत वो क्रिमिनल लॉज के अनुसार से उसका मुकदमा चलता था, और यही सिविल लॉ के अनुसार से अभी फेमा एक्ट में चलता है। तो क्रिमिनल लॉ के अनुसार से चलना मतलब काफी सीवियर इसमें केस होते थे। और ये जो क्रिमिनल लॉ के तहत था ये नॉन वेलेबल था। जो फेरा एक्ट के तहत यदि कॉन्ट्रावेंशन होता था, यदि तोड़ा जाता था रूल्स को, तो नॉन वेलेबल
क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता था, जिसका बेल भी नहीं होता था। लेकिन वहीं आज के टाइम में सिर्फ और सिर्फ आपका सिविल लॉज एप्लीकेबल है। तो बहुत फर्क पड़ा है फेमा एक्ट में फेरा एक्ट के अनुसार, फेमा एक्ट की यदि बात करें फेरा एक्ट के कंपैरिजन में। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए ये जो यहां पे मैं इस स्लाइड में बता रहा हूं आपको कि इंपॉर्टेंस प्रोविजंस ऑफ फेमा एक्ट में जो इंपॉर्टेंस प्रोविजंस हैं क्या क्या है इसके बारे में, तो यहां पे मैं इसे नहीं बताऊंगा। नहीं बताने का कारण क्या है कि अब याद करिए, जैसे यहां जो पढ़ना है आपको कि प्रोहिबिशन शेड्यूल 1 में रेमिटेंस विच आर प्रोहिबिटेड, कौन कौन से रेमिटेंस को हम नहीं कर सकते हैं, जो मनाही है, पूरी तरह से मनाही है, नहीं कर सकते हैं, प्रोहिबिटेड है, उसके बारे में शेड्यूल 1 में बताया गया है। और वो सारे ट्रांजैक्शंस के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। कहां पे डिस्कस किया है आप याद करिए, एक चैप्टर था LRS लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, वहां पे बहुत अच्छे ढंग से हमने शेड्यूल 1 को जो प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शंस में आते हैं, जिसे नहीं किया जा सकता है, इसका डिस्कशन कर चुके हैं। आगे है आपका कि रेमिटेंस विच रिक्वायर प्रायर अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट, शेड्यूल 2 में वैसे सारे ट्रांजैक्शंस के बारे में हमने पढ़ा है जो रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, रेस्ट्रिक्टेड है लेकिन वो गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद वो किया जा सकता है। वहीं फ्रेंड्स शेड्यूल 3 की बात करें तो इसमें क्या है कि रेमिटेंस विच कैन बी अप्रूव्ड बाय ऑथराइज्ड डीलर, ऑथराइज्ड डीलर से डायरेक्टली जो है सो उसका ट्रांजैक्शन किया जा सकता था, उसमें अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं थी। तो ये शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 एंड शेड्यूल 3, ये जो तीनों शेड्यूल है इसे हम बहुत अच्छे ढंग से पढ़ लिए हैं, इसलिए यहां पे मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि जब सेम चीज को बताया जा चुका है दोबारा बोलने की जरूरत आपको नहीं है। अब यहां पे नेक्स्ट आपका टॉपिक है कि इंडियन इन्वेस्टमेंट अब्रॉड, ODI, इसके बारे में भी LRS स्कीम में हमने पढ़ लिया था। ODI जिस तरह से FDI होता है, FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये भी आपने पढ़ लिया है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये क्या है कि जब बाहर की कंपनी यहां पे आकर के इन्वेस्टमेंट करती है तो वो FDI है, लेकिन वही यदि इंडियन कंपनी दूसरे कंट्री में जाकर के इन्वेस्टमेंट करती है तो FDI के जैसा उसे क्या बोला जाता है, इंडियन इन्वेस्टमेंट अब्रॉड, ODI, है ना। ODI ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसे क्या बोला जाता है, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोला जाता है जब इंडियन इन्वेस्ट करता है अब्रॉड में। तो बात समझ में आ गई। अब देखिए फॉरेन करेंसी अकाउंट इन इंडिया, कौन कौन से करेंसी यहां पे मेंटेन किए जाते हैं इंडिया में जो फॉरेन करेंसी से रिलेटेड है, ये भी हमने पढ़ लिया है। ये कहां पढ़े हैं, ये सारी चीजों से रिलेटेड मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देता हूं वीडियो का, आप वहां जाकर के देख लेंगे, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए FCCB और FCEB, इसे भी मैं नहीं बढ़ाऊंगा यहां पे। अब ऐसा देखिए, आप ये कह सकते हैं क्या पूरी चीजें वही सारी चीजें हैं जो आपने पहले पढ़ाया है? जी हां, आप देखिएगा जो भी मैंने बताया है वही सारी चीजें हैं, बहुत ज्यादा कुछ यहां अंतर नहीं है। इसलिए FCCB और FCEB के बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा। ये कौन से चैप्टर में था, ये आपका था FCCB, ये था ECB चैप्टर में, इस ECB चैप्टर में एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोविंग्स और फॉरेन इन्वेस्टमेंट का जो चैप्टर था वहां पे इसका हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है। एक चीज और बोलूंगा कि रोल ऑफ फिडाई एंड फिडाई रूल्स, ये भी हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। ये आपका फर्स्ट चैप्टर जो था, फर्स्ट चैप्टर जो मॉड्यूल A है उसका फर्स्ट चैप्टर, वहां पे ऑलरेडी हमने इसको पढ़ रखा है। तो ये सारी चीजों का देखिए कितना आसान हमारे लिए हो गया, ये ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है, जो इस चैप्टर में भी दिया हुआ है। तो इस चीज से रिलेटेड हम लिंक जो है सो आपको प्रोवाइड कर देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाकर के वीडियो देख लीजिएगा। और ऐसे यदि आप ऑलरेडी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और पढ़ रहे हैं तो ऑलरेडी ये सब चीजों के बारे में आप पढ़ चुके होंगे, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूं कि बहुत सारी चीजें हैं जो बाद में रिपीट होगी, तो इसलिए ध्यान से पढ़िए। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ ये देख रहे हैं कि बहुत मोटी बुक है, बुक तो मोटी है, बहुत सारी चीज पढ़ना भी है, ठीक है, लेकिन रिपीट भी बहुत सारी चीजें होती हैं, इस वजह से ध्यान से पढ़िए। बहुत चीजें आपको क्या है बाद में देखने को मिलता है, जहां पे फिर से मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए सबसे ज्यादा इस चैप्टर में यदि हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं, समझाने की बात है, तो डिपॉजिटरी रिसीट जिसमें कि ADR है, ADR, GDR और IDR के बारे में भी बताऊंगा मैं कि क्या होता है। और ये कंफ्यूजन आपको बहुत होता है कि ADR क्या है, GDR क्या है, IDR क्या है, EDR क्या है, ठीक है। अब इस सब कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से समझिए, ये जब कंप्लीट होगा तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा फ्रेंड्स। और ADR को समझने से पहले
सबसे पहले हम समझते हैं इसका किस प्रकार से ये फंक्शन करता है, इसके बारे में यहां पे आइए। पहले यहां पे हम समझने की कोशिश करते हैं पिक्चर से, ताकि आपको चीजें आसान लगे। देखिए क्या हो रहा है, एडीआर किसे कहते हैं, एडीआर के बारे में आप कंसंट्रेट कीजिए। एडीआर यदि समझ में आ जाता है तो जीडीआर भी खुद ही समझ में आ जाएगा, आईडीआर भी समझ में आएगा, ईडीआर भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो समझिए यहां पे एडीआर क्या होता है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट। ये आप समझ लीजिए, आपका ये चारों जितने प्रकार के अभी बताए हमने रिसीट, ये सारे समझ में आ जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है, आप इंडिया की कोई कंपनी है ना, इंडिया की कोई कंपनी है, इंडियन कंपनी है, वो चाहती है, इसके इंडिया में तो शेयर ट्रेड कर ही रहे होते हैं, इंडिया में तो इन्वेस्टमेंट उन्होंने कर ही रखा है, लेकिन वो चाहता है कि फॉरेन से भी कुछ कमाया जाए, फॉरेन से भी क्या किया जाए, कुछ कमाया जाए। कहने का मतलब फॉरेन में भी इन्वेस्ट किया जाए। तो उसके लिए जब इंडियन कंपनी ऐसा चाहती है तो उस केस में एडीआर जीडीआर का रोल आता है। लेकिन यहां हम बात कर रहे हैं एडीआर की, ठीक है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स की। तो यहां पे क्या होता है कि ये जो इंडियन कंपनी है, तो ये क्या चाह रही है कि ओवरसीज फंड्स रेजिंग, बाहर से फंड्स रेज करना चाहती है, अपना कैपिटल को बढ़ाना चाह रही है। यहां तक बात समझ रही है। अब ये क्या करेगी, बाहर में चाहेगी कि उसका जो शेयर है वो बाहर में दूसरे कंट्री में भी उसका चले। दूसरे कंट्री मीन्स हो गया कि यदि एडीआर की बात करें तो अमेरिका की बात हो रही है, कि उसका जो है वो अमेरिकन के जो इन्वेस्टर हैं, अमेरिकन जो इन्वेस्टर्स हैं, वो भी जो यहां की कंपनी है उसके शेयर को वो परचेज कर पाए, उसके शेयर में ट्रेड कर पाए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है कि ये जो है सो इसके लिए एक डोमेस्टिक कस्टोडियन होता है, ये बैंक ही होता है। यदि इसको आप एसबीआई बोल दें, एसबीआई बोल दीजिए, पीएनबी बोल दीजिए, जो इस सब चीज में काम करता है। ठीक है, तो डोमेस्टिक कस्टोडियन के पास ये कंपनी पहुंचती है कहां, डोमेस्टिक कस्टोडियन के पास। ठीक है, और वहां पे अपना जो शेयर है उसे डिपॉजिट वो करती है। ठीक है, डिपॉजिट इट्स शेयर कहां पे, डोमेस्टिक कस्टोडियन के पास। और इसके पास पहुंचने के बाद अमेरिका में, है ना, अमेरिका में एक बैंक होता है, ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक के नाम से जाना जाता है। वहां के जो बैंक है ओवरसीज डिपॉजिटरी, क्यों, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखा जाता है किसी चीज को, वो डिपॉजिटरी कहलाता है। तो ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक के पास क्या है कि ये जो डोमेस्टिक कस्टोडियन है, ये क्या करता है कि उसे एक्नॉलेज करता है। एक्नॉलेज क्या करता है कि जो शेयर, यहां पे जो शेयर रखा गया है इंडियन कंपनी के द्वारा, ये शेयर को फिर ये किसे देता है, किसको एक्नॉलेज करता है, ओवरसीज जो यूएसए में, जो अमेरिका में जो बैंक है, जो डिपॉजिटरी बैंक के नाम से जाना जाता है, जो इस काम को करता है, उसके पास ये शेयर को वहां पे उसे एक्नॉलेज करता है, मतलब उसे वो देता है। अब इन रिटर्न क्या करता है, ये जो बैंक है, जो डिपॉजिटरी बैंक है अमेरिका का, ये शेयर को इशू करता है, ये शेयर को इशू करता है। किसे करता है इशू, जो भी अमेरिकन इन्वेस्टर हैं, अमेरिका के जो लोग हैं, वो चाहते हैं ट्रेड करना, इस कंपनी के शेयर को खरीदना चाहते हैं, वो डायरेक्टली इंडिया में आकर के नहीं खरीद सकते हैं, बहुत सारी कंडीशंस हैं। तो इसी वजह से ये अपने ही कंट्री में, अमेरिका में ही क्या करता है कि जो इंडियन कंपनी है उसका शेयर को परचेज करता है। वो शेयर परचेज कैसे करेगा कि ये जो बैंक है ये शेयर को इशू करता है, और वो जो शेयर इशू करता है वो रिसीट देता है। किसे देता है रिसीट, ये अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स के नाम से जाता है। यहां तो शेयर बोला गया, इंडिया में शेयर बोला गया, और वही चीज को जब अमेरिका में इशू किया जाता है तो उसे एडीआर बोला जाता है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स बोला जाता है। बात समझ में आ रहा है। और यह एक मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, एक दूसरे से का साथ ट्रेड कर सकता है। यदि अभी चाहे इन्होंने लिया है, ये चाहे कि इसे दे दे तो इसे भी दे सकता है, ये चाहे इसे दे दे इसे भी दे सकता है। तो कहने का मतलब ये ट्रेडेबल है, मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट है। ये एडीआर जो होता है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट जो है, ये आपका ट्रेडेबल, एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। क्या समझा अभी तक आपने। यहां पे इंडिया में कोई कंपनी है, ये चाहता है कि अमेरिका में जो लोग हैं वो इसके शेयर को परचेज करे, उसके शेयर को खरीदे, ताकि उसे फंड मिल पाए इंडियन कंपनी को। अब इसके लिए क्या करेगा कि ये अमेरिकन जो बैंक है इससे कंसल्ट करेगा, और इससे कंसल्ट करेगा तो डायरेक्टली ये इसे शेयर को नहीं, मतलब यहां पे देगा इसे। ये क्या करेगा कि इंडिया में जो एक बैंक है उसके पास, बैंक के पास जाएगा, जिसे कस्टोडियन, डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, अब ये बैंक क्या करेगा कि ये जो अमेरिका में जो बैंक है उसके पास ये शेयर्स को दे देगा, है ना, ये ऑथराइज करेगा, एक्नॉलेज करेगा वो शेयर्स को, शेयर डिपॉजिट्स को। ठीक है, अब ये बैंक फिर क्या करेगा, इशू करेगा एडीआर।
एडीआर मतलब अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स, यहां पे शेयर बोला गया था और यहां पे इसे एडीआर के नाम से जाना जाता है। अब ये शेयर ट्रेडेबल है, एक दूसरे के साथ इसे ट्रेड किया जा सकता है, स्टॉक एक्सचेंज में एक दूसरे के साथ इसे लिया जा सकता है। अब इससे फायदा क्या होगा कि जो भी अब ये इन्वेस्टर्स को क्या फायदा होगा कि जो भी यहां पे इंडियन जो शेयर है, इस कंपनी के जो शेयर हैं, उसके लिए जो डिविडेंड पे किया जाएगा तो वो डिविडेंड इसे भी पे किया जाएगा। ठीक है, इसका जो जिस प्रकार से इसका फ्लक्चुएशंस होगा शेयर का, वो फ्लक्चुएशंस यहां पे एडीआर का भी होगा, है ना, अमेरिका में। तो ये अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स है, मींस इंडियन कंपनी जब अमेरिका में जाकर के अपने शेयर को ट्रेड करवाना चाहता है, अपने शेयर के थ्रू अपना पैसा रेज करना चाहता है, तो उस केस में ऐसा करना पड़ता है। ये आपको समझ में आ गया। अब यहीं पे मैं बताता हूं आपको जीडीआर के बारे में। जीडीआर क्या होता है, हालांकि जीडीआर के बारे में अभी यहां नहीं बताऊंगा फिर कंफ्यूज हो जाएंगे आप, इसलिए पहले एडीआर के बारे में आप समझ लीजिए। एडीआर के बारे में आपने पिक्चर से तो समझ लिया, अब हम बात करते हैं इसके जो थ्योरी पार्ट है उससे रिलेटेड, ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहा है, डिपॉजिटरी रिसीट्स। डिपॉजिटरी रिसीट्स मींस क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो आपका डिपॉजिटरीज जो होते हैं और जो रिसीट्स होता है, मींस आपको शेयर के बदले आपको रिसीट दे देता है, यहां पे वही रिसीट है। अब उसमें से हम एडीआर की बात कर रहे हैं, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स की बात कर रहे हैं, जो अभी आपको समझाया गया। अब इसको यहां देखिए थ्योरी में क्या लिखा हुआ है, प्रोसेस ऑफ रेजिंग एडीआर, है ना, एडीआर को कैसे रेज किया जाएगा ये हम देखते हैं अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स को। डिपॉजिट ऑफ द सिक्योरिटीज शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी विद अ कस्टोडियन बैंक एजेंट ऑफ डिपॉजिटरी इन इंडिया। सबसे पहले क्या किया जाता है कंपनी के द्वारा कि जो डिपॉजिट्स है, शेयर या सिक्योरिटी का जो डिपॉजिट्स है, वो इंडिया में ही एक बैंक है जिसे कस्टोडियन बैंक के नाम से जाना जाता है, जो इस काम को करता है। एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, कोई भी बैंक है तो उसके पास ये जमा करता है। और ये जो कस्टोडियन बैंक है इंडिया में, ये एजेंट का काम करता है, किसका, डिपॉजिटरी का। किसका, कौन सा डिपॉजिटरी, जो अमेरिका में जो बैंक है उसका एक एजेंट का काम करता है, क्योंकि उसके साथ ये क्या करता है, इसके मतलब ये कस्टोडियन बैंक उस अमेरिकन जो डिपॉजिटरी बैंक है उसके साथ ये तालमेल अपना करता है। ठीक है, इसी वजह से ये डिपॉजिटरी एजेंट्स। देखिए अभी हमने पिक्चर के माध्यम से समझ लिया कि एडीआर क्या होता है, अमेरिकन डिपॉजिटरी क्या होता है। अब यहां प्रोसेस हम समझते हैं कि डिपॉजिटरी रिसीट जो है उसमें से एडीआर की बात अभी हम पहले कर रहे हैं कि एडीआर जो है उसका प्रोसेस क्या है इशू करने का। प्रोसेस ऑफ इशूइंग एडीआर, एडीआर का इशू करने का क्या प्रोसेस है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स, इसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले जो कंपनी है, इंडियन जो कंपनी है, वो क्या करती है, डिपॉजिट ऑफ सिक्योरिटी या शेयर जो उसके हैं ऑफ एन इंडियन कंपनी विद अ कस्टोडियन बैंक, कस्टोडियन बैंक के पास वो जमा करती है। ठीक है, और ये जो कस्टोडियन बैंक है एजेंट का काम करती है, डिपॉजिटरी का रखने का काम करती है, एजेंट का काम करती है। ठीक है, इन इंडिया, बात समझ में आ गई, फर्स्ट काम। उसके बाद क्या किया जाता है कि ये जो कस्टोडियन बैंक है मेक्स द एक्नॉलेजमेंट ऑफ डिपॉजिट टू द डिपॉजिटरी लोकेटेड इन अमेरिका, जो अमेरिका में जो डिपॉजिटरी है, जो डिपॉजिटरी बैंक है उसके पास ये क्या करता है, जो इंडियन जो कस्टोडियन बैंक के रूप में काम कर रहा है, ये एक्नॉलेजमेंट करता है डिपॉजिट्स का, मींस उसे बताता है कि हमारे पास जो है सो इतने शेयर्स हैं, आप इसे अपने कंट्री में इसे क्या करिए, एडीआर के फॉर्म में आप इसे इशू करिए। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब द डिपॉजिटरी इन द अमेरिका देन इशू द एडीआर, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स टू इन्वेस्टर्स इन द यूएसए, यूएसए में अपने जो इन्वेस्टर्स हैं, जो लेना चाहता है इंडियन कंपनी का शेयर, वो एडीआर के रूप में वहां पे अमेरिकन बैंक के द्वारा इशू किया जाता है, जिसे ही एडीआर, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स बोला जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखिए फीचर्स की बात करेंगे, क्या क्या फीचर्स इसके हैं, तो अ सर्टिफिकेट डिपॉजिटरी रिसीट्स दैट रिप्रेजेंट शेयर ऑफ अ फॉरेन कंपनी ओन्ड एंड इशूड बाय यूएस बैंक डिपॉजिटरी। ये क्या है कि इसके फीचर्स क्या है, एक सर्टिफिकेट को, एक डिपॉजिटरी रिसीट्स को
दिया जाता है ना, रिप्रेजेंट्स करता है जो इंडिया का शेयर है वो, और इसका जो शेयर का जो मालिक है वो क्या है, आपका जो सब्सिडी। अब देखिए इसके फीचर्स की यदि बात करें तो फीचर्स क्या क्या है कि सर्टिफिकेट डिपॉजिटरी है ना, सर्टिफिकेट कहिए, डिपॉजिटरी रिसीट्स कहिए, दैट रिप्रेजेंट शेयर है ना, वो क्या है, ये सर्टिफिकेट जो इशू किया जाता है या डिपॉजिटरी जो है एडीआर है वो क्या है, वो एक शेयर ही रिप्रेजेंट्स करता है ऑफ अ फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी क्या बोला जाता है कि जब यहाँ पे अमेरिका के व्यू से यदि सोचे, अमेरिका के दृष्टिकोण से, तो आपका क्या है कि इंडिया के जो कंपनी है वो फॉरेन कंपनी होगी ना, तो वही कह रहा है कि ये जो रिप्रेजेंट करता है डिपॉजिटरी या तो सर्टिफिकेट जो रिप्रेजेंट करता है वो आपका शेयर ही है फॉरेन कंपनी का, जो कि ओन्ड एंड इशूड बाय यूएस बैंक, जो कि यूएस बैंक के द्वारा इशू किए जाते हैं अपने कंट्री में, ठीक है, जिसे डिपॉजिटरी बोला जाता है, जो यूएस का बैंक जो इस काम को करता है। Issued in accordance with the provisions stipulated by the SEC Securities and Exchange Commissions of USA। जिस तरह से इंडिया में जो सेकेंडरी मार्केट है उसका रेगुलेट कौन करता है, उसका रेगुलेशन जो है सेबी करता है, सिक्योरिटाइजेशन एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसी तरह से अमेरिका में जो इस काम को करता है एसईसी बोला जाता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन। तो ये जो गाइडलाइंस है, जो वहां के जो यूएस बैंक है जो इस काम को करेगा, एडीआर इशू करने का काम करेगा, वो भी कहीं ना कहीं आपका एसईसी के जो गाइडलाइंस है उसके तहत ही वो करता है, ठीक है। एडीआर आर denominated in US and funds in the hands of the shares issuing company are also in USD, सॉरी। तो जो ये शेयर इशू किए जाते हैं वो यूएसडी में है ना, अमेरिकन डॉलर्स में किए जाएंगे, यूएस डॉलर में किए जाएंगे, और इसका जो हमें फंड जो मिलता है इंडियन कंपनी को, जो वापस फंड भी मिलता है वो भी वापस यूएसडी में ही मिलेगा, यूएस डॉलर में ही मिलता है। तो ये चीज को ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो एडीआर इशू किया जाता है वो किस करेंसी में होता है, वो करेंसी आपका यूएस डॉलर में होता है, और उसका जो प्राप्त होता है, जो फंड मिलता है फिर से कंपनी को, वो भी यूएस डॉलर में ही मिलता है। तो ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा। बात समझ में आ गई यहां तक? चलिए अब बात करते हैं कि द एडीआर होल्डर्स इज इंटाइटल टू सेम राइट एज ओनर्स ऑफ द शेयर्स इन इंडिया। जो इंडिया में उस कंपनी के शेयर होल्डर को जो राइट है वही राइट फिर मिलता है अमेरिका में जो इन्वेस्टर है उसे भी, ठीक है। एडीआर के जो होल्डर्स हैं, चूंकि इंडिया में जो कंपनी है उसके जो शेयर्स हैं, उसके जो राइट्स हैं ओनर्स को, जो आपका इन्वेस्टर को राइट है, वही आपका अमेरिका में जो एडीआर के होल्डर्स हैं, क्योंकि एडीआर क्या है, इंडियन कंपनी के जो शेयर्स है वही वहां पे जाकर के एडीआर बोला गया है, तो वो एडीआर होल्डर्स जो है उसके पास भी सेम राइट होता है जो इंडियन इन्वेस्टर के पास होता है, ठीक है। होल्डर्स गेट्स डिविडेंड एंड वोटिंग राइट्स एज वेल। ये यहाँ के जो इन्वेस्टर्स होते हैं उसी तरह से जो अमेरिका के इन्वेस्टर्स हैं उसके पास भी सेम राइट है, उसे भी डिविडेंड प्राप्त करने का राइट है और वोटिंग राइट्स भी उसे मिलता है। समझ में आ गया? द वैल्यू ऑफ एडीआर फ्लक्चुएट्स बेस्ड ऑन द प्राइस मूवमेंट्स ऑफ द अंडरलाइंग असेट्स। एडीआर का जो वैल्यू है अमेरिका में, जो ये अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स है, इसका वैल्यू जो फ्लक्चुएट करेगा, तो जिस प्रकार से इंडिया में यहां पे उस कंपनी का शेयर फ्लक्चुएट करेगा वैसे ही एडीआर का वैल्यू भी फ्लक्चुएट करेगा। क्यों? क्योंकि इसका जो वैल्यू एक्चुअली एडीआर का वैल्यू होता है वो अंडरलाइंग एसेट्स पे, अंडरलाइंग शेयर पे डिपेंड करता है। अंडरलाइंग शेयर मींस क्या हो गया कि इंडिया के जो शेयर है उस कंपनी के, जिस कंपनी ने इशू किया है, जिस कंपनी का एडीआर इशू किया गया है अमेरिका में, तो वो कंपनी का जो शेयर है वो अंडरलाइंग शेयर बोला जाता है, इसलिए क्योंकि जैसे जैसे आपका यहां पे इंडियन कंपनी का शेयर फ्लक्चुएट करेगा वैसे ही आपका एडीआर का वैल्यू भी फ्लक्चुएट करता है, इसीलिए ये अंडरलाइंग शेयर बोला जाता है। अंडरलाइंग कहने का मतलब ही होता है कि जिस प्रकार से अंडरलाइन मींस क्या होगा, जैसे देखिए यहां पे लेयर से समझिए, अंडरलाइंग जैसे इसकी यदि हम बात करें तो इसका अंडरलाइंग ए है, इसका मतलब जिस तरह से इसमें फ्लक्चुएशन होगा उसी तरह से इसमें भी फ्लक्चुएशन होगा, इसलिए इसका अंडरलाइंग ये कहलाता है, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो यहां पे जो एडीआर है, एडीआर का अंडरलाइंग शेयर क्या है कि इंडिया में जो शेयर है उस कंपनी का वो अंडरलाइंग शेयर है, जैसे जैसे उसका शेयर फ्लक्चुएट होगा वैसे ही एडीआर भी फ्लक्चुएट करेगा, ठीक है।
ADR are reissued either on the New York Stock Exchange, NYSE, अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज, अमेक्स और नेस्डैक। ये किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में अमेरिका का यहां पे इशू किया जा सकता है। क्या एडीआर की बात करें तो समझ में आ गया। तो एडीआर से रिलेटेड इससे ज्यादा आपको मतलब कॉन्सेप्ट इससे ज्यादा और नहीं समझना है, लेकिन इसमें एडीआर के अलग अलग जो प्रकार होते हैं उसके बारे में हम लोग समझते हैं कि एडीआर कितने प्रकार के हो सकते हैं। देखिए, एक होता है अनस्पॉन्सर्ड एडीआर, एक होता है आपका स्पॉन्सर्ड एडीआर, और आगे भी हम लोग पढ़ेंगे 3 लेवल के भी एडीआर होते हैं। एडीआर यदि समझ लिया तो इसमें कुछ नहीं है, वही चीज है, इसे मैं शॉर्ट में बता देता हूं। देखिए समझिए, अनस्पॉन्सर्ड एडीआर में क्या होता है कि जैसे देखिए कि कोई कंपनी है, यदि रिलायंस की हम बात करें तो रिलायंस जो कंपनी है वो चाहती है कि अमेरिका में उसके जो इन्वेस्टर्स है, अमेरिकन जो इन्वेस्टर है वो अमेरिका जो रिलायंस के शेयर है वो परचेज कर पाए। तो इसके लिए क्या करेगा, एडीआर इशू करवाएगा, है ना, एडीआर इशू करवाएगा। वहां पे प्रोसेस आपने समझ लिया। तो यदि यहां पे रिलायंस कंपनी खुद इसमें इन्वॉल्व होती है और उसके द्वारा जो फंड मिलता है, उसके द्वारा जो कैपिटल है वो कंट्रीब्यूशन इसके रिलायंस के कैपिटल में होता है, कहने मतलब वो फंड जो है रिलायंस वो रेज कर पाता है एडीआर के थ्रू। तो वैसे केस में जो शेयर्स होते हैं, वैसे केस में जो एडीआर है वो एडीआर आपका स्पॉन्सर्ड एडीआर कहलाता है। ठीक है, लेकिन यहां पे रिलायंस ना जाकर के एडीआर ना इशू करवा करके, रिलायंस का कोई यदि शेयर लिया हुआ है, किसी ने शेयर लिया है और ये जो कोई भी पर्सन्स है या कंपनी है, तो वो जाकर के क्या करता है कि यहां पे एडीआर इशू करवाता है अमेरिका में। तो अमेरिका में एडीआर इशू करवाएगा कोई भी पर्सन जो रिलायंस का शेयर ले रखा है। तो यहां पे ये जो एडीआर इशू करवाएगा वो फंड किसे मिलेगा, इस पर्सन को मिलेगा, ना कि रिलायंस को मिलेगा। तो यहां डायरेक्टली रिलायंस नहीं गया है एडीआर इशू करवाने के लिए, एडीआर से फंड रेज करने के लिए। वैसे केस में जो पर्सन, थर्ड पर्सन गया हुआ है कोई, तो यहां पे फंड जो रेज होगा वो इस पर्सन को मिलेगा, ना कि रिलायंस को मिलेगा। इसलिए इस प्रकार के जो एडीआर होते हैं वो अनस्पॉन्सर्ड एडीआर कहलाते हैं। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा कि अनस्पॉन्सर्ड एडीआर में जो होता है डिविडेंड भी अलग अलग मिल सकता है जो अमेरिका के इन्वेस्टर है उसे। क्यों डिविडेंड अलग अलग मिलेगा, क्योंकि किसी भी कंपनी का, जैसे रिलायंस का शेयर बहुत कोई जा करके वहां पे क्या कर सकता है, उसके एडीआर को इशू करवा सकता है। अब देखिए जाने का प्रोसेस क्या है, ये सारी चीजें तो समझ लिए हैं आप ना, कि जब एडीआर किसी पर्सन का इशू किया जाता है, किसी कंपनी का कोई पर्सन जो पहले से होल्ड किया है और वो जाकर के एडीआर इशू, उसके रिस्पेक्ट में एडीआर इशू किया जाता है अमेरिका में, तो वैसे केस में डिविडेंड भी अलग अलग होगा, जिस पर्सन का होगा डिविडेंड भी अलग अलग दिया जाएगा वहां के इन्वेस्टर को। ठीक है, और इसका वोटिंग राइट भी नहीं होगा। इस केस में जो अमेरिकन इन्वेस्टर होंगे उसके पास वोटिंग राइट भी नहीं होगा यदि वो अनस्पॉन्सर्ड एडीआर को परचेज करता है उस केस में। ठीक है, और जो वहां से फंड रेज होगा वो कंपनी के अकाउंट में नहीं जाएगा, वो जो पर्सन रेज किया है, वो पर्सन जो इशू करवाया है एडीआर को, उसके अकाउंट में जाएगा। बात समझ में आ गई। आगे स्पॉन्सर्ड एडीआर की बात अभी करें तो वही हमने बताया कि जब कंपनी खुद से एडीआर को इशू करवाती है, जो अभी प्रोसेस हमने समझा, जब खुद से एडीआर को इशू करवाती है अमेरिका में जाकर के, तो जो फंड भी जो रेज होगा वो कंपनी के कंट्रीब्यूशंस होगा, कंपनी के कैपिटल में कंट्रीब्यूट होगा, और वैसे केस में वहां के जो इन्वेस्टर हैं उसे वोटिंग राइट भी मिलेगा, और उसका डिविडेंड भी जो है वो डिविडेंड भी यहां के इन्वेस्टर को जैसा मिलेगा वैसा डिविडेंड वहां भी वैसे के इन्वेस्टर को मिलेगा। समझ में आ गई बात। तो स्पॉन्सर्ड और अनस्पॉन्सर्ड भी आपको समझ में आ गया। अब एक प्रकार और भी देखते हैं थोड़ा सा हटके कि लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3, ये जो एडीआर है इसके बारे में आप क्या समझ रहे हैं, समझिए। देखिए, ये जो एडीआर है जो आपने समझा है वही है, इसमें भी यही होता है कि यदि कंपनी का इन्वॉल्वमेंट यदि ज्यादा है, ठीक है, उसके आधार पे यहां पे डिवाइड किया गया कि कंपनी कितना इन्वॉल्व है एडीआर को इशू करवाने में। कंपनी यदि बहुत कम इन्वॉल्व है, उसे मतलब ही नहीं है, कोई थर्ड पर्सन जाकर के वहां पे इशू कर रहा है, एडीआर को इशू करवा रहा है, जो भी प्रोसेस है उसके माध्यम से, तो वैसे केस में जो है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन उसका बहुत ज्यादा वहां पे इन्वॉल्वमेंट भी नहीं रहता है। ये एक तरह से कहें तो ओवर द काउंटर इसका ट्रेडिंग होता है, ओवर द काउंटर एक पर्सन दूसरे पर्सन को ट्रेड करते हैं। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के पास ये बहुत कम ही उसका जो है सो क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट होता है। तो ऐसे केस में लेवल 1 एडीआर बोला जाता है। लेकिन यदि थोड़ा सा ज्यादा होता है, थोड़ा सा ज्यादा कहने मतलब दिस टाइप ऑफ एडीआर इज लिस्टेड ऑन एक्सचेंज, यहां लिस्ट तो होता है एक्सचेंज में,
लेवल 2 ADR have slightly more requirement from the Security and Exchange Commissions. They cannot be used to raise capital. यहां भी कंपनी को कैपिटल प्राप्त नहीं होता है। यहां पे स्टॉक एक्सचेंज जो है, अमेरिका में जो स्टॉक एक्सचेंज है वहां लिस्ट तो हो जाता है एडीआर, लेकिन ये जो है कंपनी डायरेक्टली यहां भी नहीं करवाती है। लेकिन जो पर्सन्स हैं जिन्होंने कंपनी का शेयर ले रखा है इंडिया में, वो जाकर के वहां पे इशू करवाता है एडीआर को। और ये एडीआर जब स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाता है, हालांकि बहुत ज्यादा यहां पे भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है ये आपका सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन का, तो वैसे केस में ये लेवल 2 एडीआर बोला जाता है। लेवल 3 एडीआर क्या है, जो आपने पढ़ा, जो एक्चुअल एडीआर है कि द मोस्ट प्रेस्टिजियस ऑफ द 3, दिस इज व्हेन एन इशूअर फ्लोट्स अ पब्लिक ऑफरिंग of ADR on a US exchange. Level 3 ADR are able to raise capital and gain substantial visibility in US financial market. यहां पे क्या है कि वो एक तो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होता है, जो भी ट्रेड करना चाहे वहां से फिर कर सकता है, ये ओवर द काउंटर नहीं होता है इसमें। और कंपनी जो है सो डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व होती है, डायरेक्टली कंपनी अपना इसके थ्रू फंड को रेज करती है। ये आपका हो गया लेवल 3 एडीआर। तो एडीआर यदि समझ लिया, ऐसे चांसेस है कि एडीआर से ही क्वेश्चंस रहेंगे कि एडीआर क्या होता है, उसके प्रोसेस क्या होता है, डिपॉजिटरी पूछ दिया जाएगा, डिपॉजिटरी क्या है ना, किस प्रकार से इसके इशू किए जाते हैं, उसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन जो अलग अलग एडीआर के प्रकार हैं, जैसे स्पॉन्सर्ड और अनस्पॉन्सर्ड, इसके बारे में है, चाहे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आने की उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी आपने समझ लिया है, ये आपके लिए फायदा होगा यदि किसी तरह से क्वेश्चन पूछ ही लिया जाए तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब हम समझते हैं ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स। तो जिस तरह से एडीआर आपने समझ लिया, उसी तरह से ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स भी होता है। ये भी इंडियन कंपनी के द्वारा जब ग्लोबली क्या करता है, ग्लोबली मतलब दूसरे कंट्री से, अमेरिका से नहीं, अमेरिका के अलावा दूसरे कंट्री से फंड रेज करने की कोशिश करता है, तो उसके लिए क्या है कि दूसरे कंट्री में उसे जीडीआर इशू करवाना पड़ता है। अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट समझ लिया कि जब अमेरिका के इन्वेस्टर्स को वो अपना कोई भी कंपनी अपना शेयर को बेचना चाहता है तो एडीआर के माध्यम से बेचता है। तो उसी तरह से जीडीआर में क्या होता है कि कोई कंपनी अमेरिका के अलावा दूसरे कंट्री से, पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है अमेरिका के अलावा, वहां से यदि रेज करना चाहता है फंड, तो वो आपका जीडीआर कहलाता है। अब आपके दिमाग में ये आना चाहिए क्या किसी भी कंट्री से ये रेज किया जा सकता है, तो ऐसा नहीं है। हालांकि ये बुक में आपको कहीं नहीं मिलेगा कि किस जगह से रेज करने की बात यहां पे होती है, यहां सिर्फ ये बोल दिया जाता है कि यूरोपियन कंट्री जो है वहां से किया जाता है। लेकिन इसका टेक्निकली यदि हम लोग जाएं तो इसमें क्या होता है कि ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स, जीडीआर इज अ निगोशिएबल फाइनेंशियल सर्टिफिकेट। तो ये तो समझ ही लिया आपके कि निगोशिएबल फाइनेंशियल सर्टिफिकेट क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो एडीआर जीडीआर है ये एक दूसरे के साथ इसे क्या क्या ट्रेड किया जा सकता है, किसी को भी आप दे सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी बोला जाता है, निगोशिएबल फाइनेंशियल सर्टिफिकेट। ठीक है, इशूड इन मोर देन वन कंट्री, जब एक कंट्री से ज्यादा किसी दूसरे कंट्री के साथ, अमेरिका के अलावा किसी दूसरे कंट्री के साथ फंड रेज किया जाता है। टेक्निकली यदि बात करें तो इन 37 कंट्रीज है ना, जो कि एफएटीएफ के मेंबर है। एफएटीएफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के जो कंट्री है उसके साथ, जो 37 कंट्री है उसके साथ ये जीडीआर इशू करवाया जाता है। बट लेकिन मोस्टली इट इज इशूड इन यूरोपियन कंट्री, लेकिन मोस्टली जो है ये यूरोपियन कंट्री में इशू किए जाते हैं, है ना। ऐसा देखा गया प्रैक्टिकली कि मोस्टली जो इशू होता है वो यूरोपियन जो कंट्री है उसके साथ ही जीडीआर को इशू किया जाता है और वहां से फंड रेज करने की कोशिश की जाती है इंडियन कंपनी के द्वारा। देखिए एक चीज और भी क्लियर करिए, यहाँ पे एडीआर जीडीआर जो बात हो रही है, ये आपका जो इंडिया है यहां की कंपनी के रिस्पेक्ट में बात होती है। अब पाकिस्तान की कंपनी करना चाहे उसे हमें नहीं मतलब है, यहां इंडिया के कंपनी के अनुसार से एडीआर और जीडीआर की बात होती है फ्रेंड्स। ठीक है, A GDR is a financial instrument used by a private market to raise capital denominated in either US डॉलर और यूरो। अभी हमने एडीआर की बात करी थी, वहां पे क्या देखा था कि जो फंड रेज किए जाते हैं वो आपका यूएस डॉलर में किए जाते हैं। लेकिन यहां जीडीआर की बात करें तो यूएस डॉलर, इसके अलावा एक और भी ऑप्शन होता है, यूरो में भी फंड रेज किए जा सकते हैं जीडीआर के द्वारा। ठीक है, जीडीआर इज वेरी सिमिलर टू एन अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट। जिस तरह से आपका अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स है वैसे ही आपका जीडीआर भी होता है।
फर्क ये होता है कि ये अमेरिका के अलावा किसी दूसरे कंट्री में, जो यूरोपियन कंट्री है, वहां पे इसे इशू किया जाता है। GDR are called PDR when the private markets are attempting to obtain euros। यदि इंडियन कंपनी के द्वारा यूरो रेज करना है तो उस केस में GDR को EDR बोला जाता है। ठीक है, मैंने अभी बताया था ना कि ये दो करेंसी में होता है, यूएस डॉलर में और यूरो में। उसमें से यदि यूरो में फंड रेज करना है, यूरो में इसे इशू किया जाता है, तो वैसे केस में इसे EDR बोला जाता है, यूरो डिपॉजिटरी रिसीट्स, अदरवाइज ये GDR बोला जाता है। ठीक है, These are mainly traded in European countries and particularly in cities like London and Luxembourg। ये मेनली जो है सो एक तो है कि यूरोपियन कंट्री में ही इशू किए जाते हैं, मुख्य रूप से ये ऐसे 37 कंट्री है वहां पे किया जा सकता है, यूरोपियन कंट्री में किए जाते हैं, लेकिन उसमें से भी लंदन और लग्जमबर्ग आपका जो है यहाँ पे ये ज्यादा ट्रेड करता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई जीडीआर से रिलेटेड। तो जीडीआर यही है और एडीआर आपने समझ लिया और ईडीआर भी आपने समझ लिया। अब इसमें डिफरेंस यदि हम बात करें कि एडीआर और जीडीआर में डिफरेंस क्या है, तो देखिए एडीआर एंड जीडीआर आर कॉमनली यूज्ड बाय इंडियन कंपनी टू रेज फंड्स फ्रॉम द फॉरेन कैपिटल मार्केट। जो दूसरे कंट्री के कैपिटल मार्केट है वहां से फंड जब रेज किया जाता है तो ये एडीआर और जीडीआर दोनों में ये काम किया जाता है। ठीक है, एडीआर हो गया अमेरिका से और जीडीआर हो गया अमेरिका के अलावा बाकी जो यूरोपियन कंट्री है वहां से फंड रेज किए जाते हैं। डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस बिटवीन द एडीआर एंड जीडीआर इन द मार्केट इन विच दे आर इशूड एंड एक्सचेंज इन विच दे आर लिस्टेड। वही डिफरेंस है कि किस मार्केट में ये रहता है। ये आपका अमेरिकन मार्केट है और वो आपका बाकी दूसरे मार्केट है यूरोपियन कंट्री के। ठीक है, while ADR is traded on यूएस स्टॉक एक्सचेंज, जीडीआर इज ट्रेडेड ऑन यूरोपियन स्टॉक एक्सचेंज। ये आपका अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में होता है और ये आपका यूरोपियन स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड किए जाते हैं। यहां भी वही चीज बोल रहा था ना, क्या है कि द डिफरेंस बिटवीन द एडीआर एंड जीडीआर इज इन द मार्केट इन विच दे आर इशूड एंड एक्सचेंज इन विच दे आर लिस्टेड। वही चीज है कि कहां वो लिस्ट होता है, कहां एक्सचेंज उसका ट्रेड होता है, इसके बारे में ही डिफरेंस है जो कि यहाँ पे डिफरेंस को बताया गया। ठीक है, चलिए अब फ्रेंड्स हम लोग आगे बात करते हैं। आगे कुछ बात करने के लिए है ही नहीं, तो आपने क्या समझा कि एडीआर, ठीक है, एडीआर क्या होता है, जीडीआर क्या होता है। जीडीआर में से आपने एक ऑप्शन आपका है कि ईडीआर है ना, ईडीआर भी इशू किया जा सकता है यदि यूरो में किया गया। एक आपका होता है आईडीआर। आईडीआर क्या होता है, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स। जब बाहर की कंपनी इंडिया से फंड रेज करना चाहती है, यहां पे अपना शेयर के माध्यम से यहां के जो इन्वेस्टर है उसे वो फंड रेज करना चाहते हैं यहां के इन्वेस्टर से, तो वैसे केस में आईडीआर बोला जाता है, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स। बात समझ में आ गई। तो जब आपने एडीआर को बहुत अच्छे ढंग से समझ लिया तो एडीआर के साथ आपको जीडीआर भी समझ आ गया, ईडीआर भी समझ में आ गया और आईडीआर भी समझ में आ गया। ठीक है, तो कंप्लीट होता है ये चैप्टर आपका। यदि कोई प्रॉब्लम है तो बार बार मैं कह रहा हूं कमेंट करके बताइए, कहीं कोई दिक्कत है तो मैं उसे समझाने की फिर से कोशिश करूंगा। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए वीडियो को, जितना ज्यादा हो सके शेयर करिए वीडियो को। ठीक है, तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और जब मोटिवेशन मिलेगा तो इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड जो कॉन्सेप्ट्स है उस चीज को भी अपनी भाषा में, आपकी ही भाषा में समझाया जाएगा फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू।